आज मोटापा रोग निवारण शिविर में आप सभी का स्वागत है। हमें रोग को दूर करने की चर्चा ना करके रोग हमारे पास ना भटके उसकी चर्चा करेंगे। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। प्राणी के जन्म लेते ही उसकी भोजन की आवश्यकता आरंभ हो जाती है। भोजन की आवश्यकता शरीर की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। प्राणी के शरीर में शक्ति का उत्पादन, उसकी बुद्धि व क्षतिपूर्ति व यह सब भोजन ही करता है। भोजन यदि शरीर की मांग के अनुसार नहीं है, कम है या अधिक है, तो यह शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि भोजन के पचने से प्राणी के शरीर में रस बनता है। शरीर के रस बनाने के लिए आवश्यक है कि भोजन को खूब चबा चबा कर खाया जाए तथा एक भोजन और दूसरे भोजन में 5 से 6 घंटे का अंतर रहे, ताकि पाचन अंग अपने स्रावों को इस रस में मिला सके। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने भोजन पर बहुत से अनुसंधान किए हैं, लेकिन कोई भी मानव के लिए उचित या आदर्श तालिका आज तक नहीं बना पाया। जब तक व्यक्ति अपने शरीर को समझेगा नहीं, तब तक वह अपने शरीर की भोजन की आवश्यकता को नहीं जान पाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी तत्व चाहिए, वे हमें प्रकृति ने भोजन में दिए हैं। भोजन में यह तत्व उचित मात्रा में हो तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स 40 to 50%, प्रोटीन 15 to 20%, लवण क्षारीय व विटामिन के लिए फल आदि 20 to 25%, चिकनाई यानी फैट्स 3.3 से 5%, रेशा तत्व सेल्यूलोज फाइबर्स 5 to 7%। हमारा शरीर ब्रह्मांड के पंच महाभूतों का एक छोटा सा रूप है। ब्रह्मांड में 5 तत्वों पृथ्वी, जल तत्व, अग्नि, वायु, आकाश का संतुलन समय और सतना अनुसार बढ़ता घटता रहता है, जो शरीर में स्थित वात, पित्त, कफ को प्रभावित करता है। इन तत्वों की न्यूनता एवं अधिकता वर्ष भर बदलती है तथा दिन में भी सूर्य की स्थिति के अनुसार बदलती है। सूर्य की स्थिति वर्ष भर बदलती रहती है, जिससे ऋतुएं बनती हैं और ब्रह्मांड के 5 तत्वों का अनुपात भी बदलता रहता है। ऋतु परिवर्तन का शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता पर प्रभाव पड़ता है। एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। शिशिर ऋतु 15 जनवरी से 15 मार्च का समय है, जो ठंडा और ओस से पूर्ण होता है। इस समय पाचन तंत्र शक्तिशाली होता है, वात दोष बढ़ जाता है, किंतु ठंडे वातावरण के कारण पाचन में सहायक बना रहता है। इस समय मीठा जैसा गन्ना, गुड़, दूध तथा खट्टी मीठी वस्तुएं जैसे बेर, चना एवं सरसों का हरा साग, छाछ आदि का सेवन लाभदायक है। सरसों के तेल की मालिश तथा धूप का सेवन करना चाहिए। बसंत ऋतु 15 मार्च से 15 मई। यह माह में ना तो अधिक गर्मी और ना अधिक ठंड होती है। इस ऋतु में गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाने से कफ का शरीर से निकास होता है, जिससे जठराग्नि धीमी होती है। इस ऋतु में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। दूध, घी का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जो बीमारी का कारण बनते हैं। शहद पानी में मिलाकर पीना उत्तम है। शरीर पर शुष्क मालिश एवं प्राणायाम अधिक करने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु 15 मई से 15 जुलाई। इस ऋतु में वात की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती है। भोजन हल्का और थोड़ा तरल जैसे खिचड़ी, दलिया, छाछ आदि उत्तम है। जौ से बना सत्तू, आम से बना पना, तरबूज, खरबूजा एवं आम खा सकते हैं। हल्के आसन एवं प्राणायाम शरीर के लिए लाभदायक है। दोपहर में थोड़ा आराम उत्तम है। वर्षा ऋतु 15 जुलाई से 15 सितंबर का समय है। वायु अत्यंत नमी वाली होती है। जठराग्नि मंद होने के कारण पाचन शक्ति कमजोर होती है। शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों की मात्रा बढ़ती रहती है, अतः पाचन तंत्र को क्रियाशील बनाए रखना आवश्यक है। अधिक वर्षा एवं नमी के कारण आँखों एवं त्वचा के रोग अधिक होते हैं। हल्का एवं सुपाच्य भोजन करें, जैसे कि दलिया, खिचड़ी आदि। छाछ एवं दही का बहुत कम प्रयोग करें। फलों में जामुन, आम, आड़ू, अमरूद, आलू बुखारा, नाशपाती आदि लाभदायक है।
घिया, तोरी, टिंडा आदि से बनी सब्जी का अधिक प्रयोग करें। धूप से बचें एवं दिन में कम खाएं। दिन में कम सोएं। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 नवंबर का समय है। वर्षा ऋतु में जमा पित्त इस ऋतु में शरीर से बाहर निकलना आरंभ होता है। धीमी पड़ी जठराग्नि सक्रिय होने लगती है। इस ऋतु में शरीर में पित्त संतुलित होता है, जो शरीर की वृद्धि एवं बल के लिए आवश्यक है। भोजन का सुपाच्य होना आवश्यक है। इसमें अनाज जैसे गेहूं में चने मिले आटे की रोटी, सेब, केला, नाशपाती आदि फल खाने उत्तम है। हेमंत ऋतु 15 नवंबर से 15 जनवरी का समय होता है। इस ऋतु में जठराग्नि तीव्र होती है, पाचन क्रिया शक्तिशाली होती है, वात, पित्त, कफ आदि संतुलित होते हैं, अतः दूध और दूध से बनी चीज़ें, तिल, मूंगफली, मक्खन आदि खाने लाभदायक है। गन्ना, गुड़, गाजर, शलगम आदि लाभदायक है। तेल की मालिश तथा धूप में बैठना शरीर के लिए अच्छा है। भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। रात्रि का भोजन सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक कर लें। भोजन भूख से थोड़ा कम खाएं। भोजन करते समय मन शांत हो। बहुत ठंडा व बहुत गर्म भोजन ना करें। बेमौसम मिलने वाले महंगे फल ना खाएं। रस की अपेक्षा फल खाना अधिक लाभदायक है। योग मंजरी का महत्व। योग मंजरी भारतीय योग संस्थान द्वारा प्रकाशित होने वाली एक ऐसी रंगीन त्रैमासिक पत्रिका है जो योग साधकों व अन्य पाठकों को योग के विषय में उनकी जानकारी बढ़ाकर ज्ञानवर्धक देने वाली है। योग मंजरी योग के प्रचार व प्रसार का सबसे सरल एवं प्रभावकारी माध्यम है। यह पत्रिका वर्ष 1978 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इसमें अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं के लेख प्रकाशित होते हैं। इसमें अब तक 43 विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। इस वर्ष यह पेट रोग विशेषांक पर आधारित है। योग मंजरी भारतीय योग संस्थान के उद्देश्य भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन तथा मानव मात्र का कल्याण व सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिव्यक्ति का माध्यम है। पूरे भारतवर्ष में योग मंजरी 2 लाख से अधिक परिवारों में जाती है। विविधता लिए हुए एक सर्वांगीण पत्रिका है, जिसमें महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग, रोग के कारणों तथा निवारण के उपायों, मौसम के फलों की उपयोगिता तथा लाभों का वर्णन सरल और सहज भाषा में पढ़ने को मिलता है। लोगों को संस्थान की कक्षाओं में साधना करने और उसके अधिकारियों के मार्गदर्शन में किस प्रकार पुराने से पुराने रोगों से मुक्ति मिले, इसकी जानकारी जिन खोजा तिन पाया नामक स्थायी स्तंभ में मिलती है, जो इसकी विश्वसनीयता का परिचायक है। जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाली, सद्बुद्धि प्रदायक और सन्मार्ग की ओर ले जाने वाली बोध कथाएं छोटे बड़े सभी को आकर्षित करती है। इसकी भाषा इतनी सरल और सहज है कि जो लोग योग से नहीं जुड़े उन्हें भी योग जैसा विषय सरलता से समझ आ जाता है। योग मंजरी स्टॉलों या दुकानों पर मिलने वाली पत्रिका नहीं है। ये वेंडर्स के माध्यम से भी नहीं मिलती, बल्कि संस्थान के साधक सेवा भाव से घर घर जाकर लोगों को इसका सदस्य बनाते हैं। योग मंजरी का एक वर्षीय सदस्यता शुल्क 80 रुपये तथा 10 वर्षीय सदस्यता शुल्क 800 रुपये है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस बहुमूल्य पत्रिका को स्वयं सदस्य बने और दूसरों को भी सदस्य बनाकर पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।